वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो एक मॉक टेस्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और उस मॉक टेस्ट के अंदर हमने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर और उर्दू कवायद और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें से मैंने पहला वीडियो इंग्लिश का अपलोड कर दिया है, दूसरा मैंने उर्दू का भी अपलोड कर दिया है ना। ये तीसरा वीडियो आप समझ लीजिए हिंदी का है, जो फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आपने अब तक अगर मेरे इंग्लिश का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ से आप उसको देख लें। दूसरा, अगर आपने उर्दू का नहीं देखा है तो वो वहाँ पे भी प्ले लिस्ट में मॉक टेस्ट करके लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको उर्दू का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जाके अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद जाके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि क्लास 1 हिंदी, ये हिंदी ग्रामर का क्लास 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था कि 10 क्वेश्चन लिए हैं, और हर एक क्वेश्चन को पहले जो है पढ़ के आप लोगों से जवाब मांगा गया, फिर उसके बाद हमने जवाब दिया। देने के बाद जाके उसको फिर उससे फैक्ट चीज़ जो भी था उससे रिलेटेड बात उसको मैंने नोट करवाया था। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि लड़का आया था, कौन सा काल है? लड़का आया था कौन सा काल है? भूतकाल है, या आपका भविष्य काल है, या वर्तमान काल है, या आपका सभी है? क्या होगा इसमें से? तो पहले आप जवाब दीजिए इसका। चलिए, लड़का आया था, ये जो लड़का आया था ये एक भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर काल क्या है। तो देखिए, काल जो होता है ना, एक समय को बताता है। काल का मतलब ही क्या हो जाएगा? समय हो गया। ठीक है, काल का मतलब समय हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जो है काल के 3 गो प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार का नाम है, एक प्रकार का नाम है भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। अब भूतकाल किसको, यानी कि जो समय बीत गया, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया वो भूतकाल है। ठीक है, इसकी पहचान हम इस तरीका से कर सकते हैं। पहचान भूतकाल की कैसे करना है, कोई भी वाक्य लिखा हुआ उसके आखिरी में आप जाके देखिएगा, अगर था लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो भूतकाल का है। अगर आपका थी लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि भूतकाल का है। ठीक है, अगर थे लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो भूतकाल का है। या आपको आखिरी में आएगा आ, यानी कि आकार की मात्रा आ जाएगा, या ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो सकता है, यानी जैसे ये। ठीक है, तो अगर ये किसी भी वाक्य लास्ट में अगर लगा हुआ तो आप समझ लीजिए कि वो भूतकाल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी पहचान भी बता दिया। दूसरी की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट काल का क्या हो सकता है, दूसरे प्रकार की बात करें तो ये आता वर्तमान काल। क्या आ जाता? वर्तमान वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो मौजूदा है ना, जो समय चल रहा, जो समय चल रहा है ना, वो आपका क्या होता है? वर्तमान काल होता है। इसकी अगर हम पहचान की बात करें कि किस तरीका से पहचाना जा सकता है कि ये वर्तमान काल है, तो आपको किसी भी वाक्य आखिर में देखना है, यानी अंतिम में देखना है कि अगर है लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो वर्तमान का है, या है लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वर्तमान का है, या आपका हूँ लिखा हुआ तो इसका मतलब वर्तमान का है, या आपका हो लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो वर्तमान का है। ठीक है, ये याद रखना है। अब तीसरे अगर प्रकार की हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरा प्रकार आपका आ जाता है भविष्य काल। क्या आ जाता है? भविष्य काल।
भविष्य काल वो होता है जो जो समय आएगा। ठीक है, यानी कि अभी आने वाला समय है। इसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं? तो पहचान हम इसकी वाक्य आखिर में देखेंगे। अगर लिखा हुआ गा, गे या गे, इससे हम पहचान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर से रिपीट हम कर लेते हैं कि काल के बारे में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, काल जो होता है, काल समय को कहा जाता है ना। और समय को जो बांटा गया वो तीन प्रकार से बांटा गया है। एक का नाम दिया गया भूतकाल, वो भूतकाल यानी कि वो समय जो बीत गया है, इसकी पहचान ये है कि थातेती या आ ई, है ना। उसके बाद दूसरा वर्तमान काल है, जो समय चल रहा है, यानी इसकी पहचान है आखिर में, जुमले के आखिर में, यानी वाक्य के आखिर में आपको मिलेगा है, हूँ, हो। ठीक है, उसके बाद जाके आपका भविष्य काल है, जो समय आएगा, यानी कि अभी वो समय बीता नहीं है और अभी मौजूद नहीं, मतलब आने वाला। ठीक है, आने वाले समय को ही क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। इसकी पहचान यहाँ पे ये है, गागेगी का। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य कौन सा संज्ञा है ना। मनुष्य कौन सा संज्ञा है? यहाँ पे एक दिया गया भाववाचक, और दूसरा आपका जातिवाचक है, तीसरा व्यक्तिवाचक, चौथा समूहवाचक। तो चलिए यहाँ पे आप पहले जवाब देने की कोशिश करें। चलिए, तो मनुष्य जो है यहाँ पे, ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा आपका क्या है? जातिवाचक है। कैसी संख्या है? जातिवाचक। इसलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर, है ना, खो हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर, है ना, खो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं संज्ञा के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था, संज्ञा से रिलेटेड सवाल है और उसी के प्रकार के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहला तो पॉइंट हम जानेंगे कि संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा को क्या कहा जाता है? पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि संज्ञा को, है ना, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में नाउन कहा जाता है ना, अंग्रेजी में नाउन। और उर्दू में आपको, क्या कहा जाता है? उर्दू में इस्म कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट संज्ञा के ऊपर हमने जान लिया कि संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है और हिंदी में, उर्दू में इस्म कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये जानेंगे कि आखिर संज्ञा क्या है। तो संज्ञा जो होता है, कोई भी का, है ना, हम ले सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नाम, है ना, चाहे दिखाई दे, कोई नाम दिखाई दे, है ना, छुआ जाए, कोई ऐसा भी नाम होगा जिसको हम छू सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपका विचार, है ना, विचार में हो, वह क्या आपका संज्ञा है। यानी कि जो भी नाम है वो सारा का सारा संज्ञा ही है, चाहे वो दिखाई दे या छुआ जाए, है ना, या आपके विचार में भी हो, है ना, यानी कि कोई चीज़ ऐसा होगा जिसको आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो यानी वो विचार के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट बात कर लिए यहाँ पे कि संज्ञा क्या होता है, यानी कि नाम ही को कहा जाता है जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ दिखाई देता होगा, है ना, तो सारा का सारा वो क्या है? नाउन है। अब बहुत सी चीज़ जो वहाँ पे आप जो भी चीज़ दिखाई दे रहा, आई थिंक उसको आप छू भी सकते हैं, तो वो सारा का सारा आपका संज्ञा ही है। विचार में जैसे कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो रखते हैं, जैसे बचपन, है ना, बुढ़ापा, कि ये सब हमारा क्या एक विचार है, जैसे सुंदरता, वीरता, है ना, तो ये सारा का सारा हम लोग क्या है, वो एक विचार है ना, हम वहाँ पे विचार के अंदर उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात हम दूसरी बात अगर कर रहे हैं यहाँ पे कि संज्ञा के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो
अर्थ के आधार पे जो संज्ञा आता है वो 5 तरह का होता है। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं? 5 प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखिए अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो प्रॉपर नाउन कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। और उर्दू की बात करें तो इसम मारफा, इसम मारफा कहा जाता है। अब ये क्या चीज होता है? आखिर ये इसको किसको हम कहेंगे? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा कौन हो सकता है? तो देखिए व्यक्तिवाचक जो होता है ना, ये विशेष नाम होता है, विशेष नाम। यानी कि जो दुनिया में एक है, जो नाम दुनिया में एक है, दुनिया में एक है ना, तो वो आपका व्यक्तिवाचक है। यानी कि विशेष नाम यानी खास नाम के बारे में बात हो रही है। तो जो नाम दुनिया में एक है, एक नाम है जो चीज दुनिया में, वो आपका व्यक्तिवाचक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे कि ले लीजिए आप पटना। तो पटना एक ही है। उसी तरीका से जैसे हिमालय, हिमालय कैसे है? एक ही को है, जो पर्वत की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे यमुना, यमुना कैट है? एक ही को है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे दिल्ली, है ना, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे रमेश, है ना, सुरेश। ठीक है, आदि। यानी जो चीज दुनिया में एक है वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पे कि आखिर दूसरा प्रकार आपका क्या हो सकता है? दूसरा प्रकार आता है जातिवाचक। क्या आ जाता? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा दूसरे प्रकार का नाम है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद जाके उर्दू में इसे कहा जाता है, कॉमन नाउन को, इस्म नकरा। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो जातिवाचक जो संज्ञा कहा जाता है ये आपको यानी कि एक तरीका से आप समझ लीजिए यहाँ पे कि संपूर्ण वर्ग का, यानी संपूर्ण जाति की अगर बात किया जा रहा है ना, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरी जाति का, संपूर्ण जाति, जाति वाला नाम। यानी कि कोई एक नाम है जिससे पूरी जाति के बारे में पता चल जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे? उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा लड़का। अब देखिए व्यक्तिवाचक में हमने क्या बताया था आपको कि जो चीज एक है दुनिया में, है ना। जातिवाचक में क्या होता है कि जो चीज जो नाम एक से ज्यादा हो, जो नाम एक से ज्यादा हो। जैसे कि लड़का, तो अब लड़का है तो ये तो बहुत सा लड़का है, जैसे सुरेश है, रमेश है, गणेश है ना, अहमद है, कबीर है, अशरफी, है ना, अशरफ, है ना। इस तरीका से जैसे अभी वहाँ पे हमने हिमालय का जिक्र किया था, तो हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वत के अंदर बहुत सा पर्वत आ जाएगा। तो ये तो पूरी समुदाय के बारे में नहीं, जाति के बारे में बात कर लिया ना। उसी तरीका जैसे एक यमुना नदी के बारे में बात किए थे, तो यहाँ पे नदी ये आ गया। जैसे आप मिसाल के तौर पे दीन, तो दीन भी देखिए आप, दिन का अगर हम यहाँ पे दिन लिखे हैं तो 7 दिन होता है ना सप्ताह में, जैसे शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है? तो ये दिन है।
वो उस दिन के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी जाति के बारे में बात हो रहा। महीना, अगर इसी का अगर जैसे महीना, महीना का नाम अगर हम बोलेंगे जैसे जनवरी, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे 3 है तो हम अगर यहाँ पे बोले सोमवार, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे नदी है तो गंगा बोले, यमुना बोले तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो जातिवाचक वो होता है जो संपूर्ण जाति का वाला नाम हो, यानी जो चीज़ दुनिया में एक है, वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। तीसरे पॉइंट के अगर हम बात करें तो तीसरा क्या हो सकता है, जातिवाचक के बाद हम ले सकते हैं समूहवाचक को। किसको ले सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो होता है, समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। और उर्दू में कहा जाता है इस्म जमा, है ना, इस्म जमा कहा जाता है। तो आपको जमा से ही पता चल रहा है ना यहाँ पे भीड़ के बारे में, है ना। भीड़ वाला, भीड़ वाला नाम, भीड़ वाला नाम जो रहेगा नाम, वो आपका हो जाएगा, है ना। भीड़ वाला नाम जो रहेगा वो उसी को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सेना, तो सेना हमेशा भीड़ में रहती है। जैसे यहाँ पे पुलिस, है ना, पुलिस किस में रहेगा, भीड़ में रहता है ना। जैसे हम यहाँ पे से ले सकते हैं परिवार, तो परिवार कैसे, भीड़ से ही बनेगा परिवार, परिवार। जैसे हम ले लीजिए यहाँ पे आयोग, तो आयोग में भी आयोग तब बनेगा जब उसके अंदर कई सदस्य जाएगा, है ना। जैसे टीम, ये सब क्या है, भीड़ से पता चल रहा है। जैसे मेला ले लीजिए आप, है ना, वर्ग ले लीजिए, कक्षा ले लीजिए, ये सारा का सारा किसका मिसाल है, ये आपका सारा का सारा समूहवाचक संज्ञा का मिसाल है। तो समूह का मतलब ये हो जाता है भीड़ वाला नाम, है ना। इस तरीका से हम याद रखेंगे। देखिए, हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा हट के मतलब कि कॉन्सेप्ट को बताने का, कि आप अपने तरीका से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है ज़्यादातर कि आपको जो चीज़ किताब में लिखा हुआ ना उसके अकॉर्डिंग नहीं बताए, है ना। कोई अलग तरीका से हट के उसको मेमोराइज करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीका से आपको पढ़ना है, याद भी रखना है। अब देखिए यहाँ पे चौथे अगर हम बात करें डी नंबर का संज्ञा के बारे में, जैसे हम ले सकते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कहा जाता है मटेरियल नाउन। क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है ना, नाउन कहा जाता है। उर्दू की बात करें तो इसको इसमें मादा, क्या कहा जाता है, इसमें मादा कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे मटेरियल नाउन में उस तरह से इतना से रखना कि जो नाम, है ना, जो नाम नाप तौल का, नाप तौल तौल वाला हो, तो जो नाम नाप तौल वाला हो वो आपको द्रव्यवाचक के अंदर रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चीनी, चीनी को हम लोग माप के लेते हैं पानी लीटर में, है ना। जैसे हम कपड़ा लेते हैं तो मीटर में, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कपड़ा, है ना। उसी तरीक़ा से जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे दाल, चावल, दही, है ना, घी, ये सारा का सारा किसका मिसाल है, जैसे ले लीजिए लोहा, है ना। ये सारा का सारा आपका द्रव्यवाचक है। ठीक है। चलिए, संज्ञा का लास्ट आपको, क्योंकि हमने अर्थ के आधार पर पढ़ रहे थे, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 4 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये आखिरी है ना। तो आखिरी में जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। और देखिए जब भी प्रतियोगिता परीक्षा की एग्जाम जब भी होती है ना, तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन संज्ञा से पूछा जाता है यही भाववाचक से पूछा जाता है। क्योंकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये सब पहचानने में आसानी होती है। ज़्यादातर तो आपको व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक और द्रव्यवाचक पहचानने में आसानी होती है उसका। ठीक है, उलझन वाला जो है परेशानी जो बनाता है संज्ञा में, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा ही बनाता है। तो भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद जाकर उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू में इसे कहा जाता है इस्म कैफियत। ठीक है, इस्म कैफियत कहते हैं। इतना पॉइंट जान गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि भाववाचक के बारे में जानना है कि आखिर भाववाचक क्या है। यानी कि जो नाम, अभी जिस तरीके के जो नाम है ना दिखाई ना दे, जो नाम दिखाई ना दे और ना छू सके, छुआ जाए, छुआ जाए, तो वैसे नाम को क्या कहा जाता है, यानी ये थॉट यानी विचार के अंदर आता है, तो वैसे नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बचपन, बचपन, बुढ़ापा, है ना, मित्रता, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे वीरता। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका जैसे सर्दी गर्मी, है ना, ये भी तो है ना, तो सर्दी गर्मी को आप सर्दी गर्मी, ठीक है। तो भाववाचक के बारे में हमने यहाँ पे देखे कि भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में इसमें कैफियत कहा जाता है, और जो नाम दिखाई ना दे और ना छुआ जाए, है ना, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, है ना, मित्रता, वीरता, सर्दी गर्मी, है ना, तो ये आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पे सवाल ये थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना भाववाचक के बारे में, ये जो भाववाचक संज्ञा होता है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा बनता किससे है ना, भाववाचक संज्ञा जो है आपका जातिवाचक से, जातिवाचक, है ना, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, है ना, क्रिया तथा अव्यय, ठीक है ना, के अंत में, इसके अंत में क्या करता है कि आपको क्या क्या चीज लगाया जाता है, जैसे ता लगा दिया तो भाववाचक संज्ञा बन गया, तौब लगा दिया, पन लगा दिया, है ना, आस लगा दिया, आ लगा दिया, है ना, ई लगा दिया, या आपका इमा लगा दिया, ये प्रत्यय, यानी ये प्रत्यय लग के बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आह, वट, है ना, हाट, आहट, आई, इक, आपा, है ना, अप, आव इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्यय लगाकर, लगाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस भाववाचक संज्ञा को अच्छे तरीक़ा से नोट बुक में नोट करके इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संज्ञा से पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहीं से रहता है। तो हमने भाववाचक संज्ञा के ऊपर जो डिस्कस किया, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, तो इसमें याद ये रखना जो नाम दिखाई ना दे या छुआ ना जाए भाववाचक है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, वीरता, सर्दी गर्मी, है ना, उसी तरीक़ा से लिखा है नौकरी, है ना, ये सब आपका क्या है, सारा का सारा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो जातिवाचक में प्रत्यय लगा के, सर्वनाम में प्रत्यय लगा के, विशेषण में प्रत्यय लगा के, क्रिया में या अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे आ गया जैसे वीर, तो वीर आपका विशेषण है, इसमें लगा दिए ता, वीर ता, है ना। तो ये आपका बन गया भाववाचक संज्ञा। उसी तरीका से जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नौकर, तो नौकर आपका क्या है, नौकर आपका जातिवाचक है ना, ये आपका जातिवाचक है और इसमें लगा दिए ई, तो ये बन गया नौकरी, है ना। तो ई की मात्रा लगा दिए, है ना। उसी तरीका से जैसे हमने यहाँ पे ले लिया आप ले लीजिए मित्र, तो मित्र आपका क्या जातिवाचक संज्ञा, इसमें ता लगा दिए तो मित्रता बन गया, है ना। तो इस तरीका से हमको क्या करना है कि उसमें प्रत्यय आर लगा के यहाँ पे बनाया जाता है जातिवाचक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। प्रॉपर हम क्या करेंगे, आपको वहाँ पे जब आपका क्वेश्चन जब आप विशेषण का लेके आएंगे ना, तो उसके अंदर वहाँ पे भाववाचक संज्ञा और विशेषण में दोनों में अंतर क्या आता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा से वहाँ पे क्वेश्चन रहता है, तो दोनों में क्या फर्क पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस एक बार फिर से भाववाचक संज्ञा का करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। देखें 3 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें प्रथम पुरुष कौन है। प्रथम पुरुष कौन है, एक में है कि वो लोग, है ना, तुम सब, हम सब, सभी, इसमें से क्या होगा, आप सही जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि 3 आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्रथम पुरुष जो यहाँ पे ये है। अब देखिए यहाँ पे पुरुष के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी जिस चीज को हम लोग यहाँ पे पुरुष बोल रहे हैं ना, उसको अंग्रेजी में पर्सन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका उर्दू में कहा जाता है शख्स या शख्सी, हम बोल सकते हैं, शख्स बोल दीजिए या शख्सी बोल दीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये जो होता है ना, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है प्रोनाउन का। किसका पार्ट है, यानी कि एक तरीका से पुरुष जो है ना, पुरुषवाचक, है ना, संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, ये सर्वनाम का पार्ट है ना। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं ना, तो उसमें से एक आपका एक प्रकार आ जाता है जिसका नाम है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का एक प्रकार का नाम जो आता है ना पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यही पुरुषवाचक सर्वनाम में पर्सन यानी पुरुष को 3 प्रकार से बांटा गया। तो पुरुष पर्सन को तीन तरीका से बांटा गया है। एक का नाम आता है उत्तम, उत्तम पुरुष, जिसको कहा जाता है प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि 1 नंबर पे आता है, एक पहला का मतलब वही हो गया। दूसरा आपका आता है जाके मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे आता अंतिम पुरुष, या हम बोल सकते हैं इसको और भी कह सकते हैं अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, अन्य पुरुष। ये है, इसी को उत्तम पुरुष को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, है ना, उर्दू में कहा जाता है मुतकल्लिम। क्या कहा जाता है, मुतकल्लिम, है ना। और इसको कहा जाता है सेकंड पर्सन, और उर्दू में इसको कहा जाता है ना हाजिर भी कह सकते हैं, या उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मुखातिब। ठीक है, अन्य पुरुष को हम कह सकते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि इसको कहा जाता है गायब, है ना, गायब, है ना। तो ये प्रथम पुरुष कौन होता है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो प्रथम पुरुष होता है, हमने वहाँ पे तीनों चीज देख लिया, तो प्रथम पुरुष को किसको कहा जाता है। 1 नंबर पे हमने बात किया यहाँ पे
है ना, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक नंबर का वही आ गया जाकर प्रथम पुरुष, यानी ये बोलने वाला होता, बोलने वाला, बोलने वाला यानी बात करने वाला। ठीक है, अब बात करता कौन, जैसे मैं, है ना, मुझे, मेरा, है ना, हमारा, ये सारा का सारा आपका क्या है, प्रथम पुरुष के अंदर आता है। दूसरा अगर हम करें यहाँ पे द्वितीय पुरुष भी हम कह सकते हैं मध्य पुरुष को, है ना, जैसे कि आप इसमें दो ठो लफ्ज से याद रख सकते हैं, तुम आप, ऐसे जितना भी चीज बनता है, जैसे तुमसे बन गया तुम लोग, है ना, या तुम्हें, आपसे जैसे बन गया आप लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका द्वितीय पुरुष, यानी कि ये आपका जो होता है ना, द्वितीय पुरुष जो होता है ना, ये आपका होता है सुनने वाला, सुनने वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अन्य पुरुष यानी कि तृतीय, तृतीय पुरुष की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तृतीय पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो आपका क्या कहलाता है, तृतीय पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष के अंदर आता है, थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका जैसे थर्ड पर्सन के अंदर हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए वह, किसी चीज का नाम, है ना, जैसे ले लिए यह, वे सब, है ना, इनका, इन्हें, उन्हें, उन सब का, उनका या उन सब का, उन सब का। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, तृतीय पुरुष यानी अन्य पुरुष के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, कि एक बार रिपीटेशन कर देते हैं ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सवाल ये किया गया था कि प्रथम पुरुष के बारे में, है ना, कौन सा है। तो प्रथम पुरुष हम लोगों का था हम सब, क्या था, हम सब, ये आपका सही जवाब आ जाएगा। देखिए ये जो होता है ना, जो पुरुष के बारे में जो जो बात किया जा रहा है, ये एक सर्वनाम का पार्ट है, एक हिस्सा है, यानी सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं, जिसमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को के तीन प्रकार है, जिसमें से एक आता है प्रथम पुरुष, दूसरा आता है मध्य पुरुष, तीसरा आता है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही कहा जाता है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष को ही कहा जाता है प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष को कहा जाता है द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष को कहा जाता है आपका तृतीय पुरुष, और अन्य पुरुष का और भी नाम है, जैसे अंतिम पुरुष, अंतिम पुरुष भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में उत्तम को यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि उर्दू में मुतकल्लिम या हाजिर आप मुखातिब बोल सकते हैं, या गायब कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपका शिक्षक हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी, तीसरा यहाँ पे हमने ले लिया पुस्तक। अब देखिए टीचर क्या करा, बोला यानी पढ़ाया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। विद्यार्थी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है यानी कि सुन रहा है, ये आपका हो गया सेकंड पर्सन यानी कि मध्य पुरुष। और किस चीज को पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये थर्ड पर्सन हो गया। इस तरीका से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो बोलने वाला होता है उसी को कहा जाता है उत्तम पुरुष, और जो सुनता है उसको कहा जाता है मध्य पुरुष, और जिसके बारे में बात होती है उसको कहा जाता है अन्य पुरुष, अंतिम पुरुष के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। जवाब दीजिए। नंबर 1 राग, दूसरा आ, तीसरा अनु, तीसरा चौथा गा। क्या हो जाएगा, चलिए अनुराग यहाँ पे, अब यहाँ पे अनुराग में पूछा गया उपसर्ग कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गो हो जाएगा आपका, ये सही जवाब आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे उपसर्ग की बात होती है ना, है ना,
वहीं पे बात आ जाता है, प्रत्यय की भी बात आ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की, समझ लीजिए कि जिस्म और जान की बात का मसला आता है उपसर्ग और प्रत्यय। इसलिए जब भी आपका उपसर्ग का रिलेटेड आता है तो आप प्रत्यय के बारे में भी विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय का यूज क्यों किया जाता है ग्रामर के अंदर, कवायद व्याकरण के अंदर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि एक नया शब्द का निर्माण किया जाए, नए शब्द के निर्माण के लिए, है ना। ये दोनों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ये दोनों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? नए शब्द के, नए शब्द के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, नए शब्द के निर्माण के लिए प्रत्यय और उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्या किया जाता है कि कोई शब्द है, ठीक है, और पहला पॉइंट तो ये है कि नए शब्द के निर्माण के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। और पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता, कोई अपना अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता। तो ना तो उपसर्ग का कोई अपना अर्थ होता है, ना ही प्रत्यय का कोई अपना अर्थ होता है। ठीक है, ये जब किसी के साथ जाता तब ये अपना अर्थ बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे उपसर्ग की बात आ रही है, तो अब कोई शब्द है, जैसे हम यहाँ पे ले लिए, एक शब्द ले लिए, इसी को हम कर लेते हैं ना, एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय के लिए क्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे घर। ठीक है, तो ये आपका एक शब्द है, अर्थ देने वाला शब्द है। अब इसके अगर हम आगे लाके कोई चीज लगा देते हैं, जैसे बे घर, तो ये जो आगे आके जो लग गया उसी को कहा गया उपसर्ग। और उसी तरीका से जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, एक शब्द लिख दिया ईद गाह, तो देखिए एक शब्द था ईद और उसमें गाह ला के जोड़ दिए, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? प्रत्यय। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी शब्द है जो अपना अर्थ रखता है और उस शब्द के शुरू में आके अगर लगता है तो वो आपका उपसर्ग होता है, और अंत में आके जो लगता है अंत में, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ले लिए लड़क, एक शब्द है, इसमें लाके लगा दिए पन, तो आखिरी में लाके जोड़ दिए, इसका मतलब ये हो गया आपका जाके प्रत्यय का मिसाल। उसी तरीका से जैसे हमने यहाँ पे लिख लिए जाके, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। लीजिए भर अब पेट, है ना। तो भर पेट में अब यहाँ पे बताइए कि ये प्रत्यय या उपसर्ग है। तो देखिए पेट आपका, अब भर यानी शुरू में आके लगा, इसका मतलब है कि यह आपका उपसर्ग है। ठीक है, इस तरीका से हम उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को अंतर करके जान सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, स्वर कहते हैं, या शब्द कहते हैं? क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिए। चलिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कि वर्ण यानी को से लेकर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, ये आपका एक, है ना, ये जो आपको रहता है को, खो, गो, घो, अंगो, चो, छो, चो, छो, जो, झो, नो, इस तरीका से करके ज्ञान तक जो रहता है, इसी को कहा जाता है, ये एक तरीका से व्यवस्थित समूह में लगा हुआ है, इसी को आपको कहा जाता है वर्णमाला। स्वर किसको कहा जाता है? तो स्वर की संख्या जैसे कि स्वर जो कहा जाता है आपको, ओ आ हर्षई दुर्गई को कहा जाता है, ओ आ, है ना, हर्षई दुर्गई, है ना, ऊ हर्षौ दुर्गऊ, है ना। ये इसको कहा जाता है आपका स्वर। शब्द क्या होता है? कई वर्णों को यानी अक्षर को वर्ण जो कहा जाता है,
उसी को अक्षर कहा जाता है। को जोड़ने के बाद जो बनता है उसको शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए शब्द और पद यहाँ पे कंफ्यूज पैदा करता है। एक शब्द होता है, दूसरा पद होता है ना। देखिए ये यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे पटना, तो ये पटना अगर हम लिख दिए हैं तो ये आपका क्या बन गया, शब्द बन गया। इसी पटना को उठा के हम एक वाक्य के अंदर रख देते हैं, वह पटना गया। तो ऐसे कंडीशन में अब ये शब्द नहीं कहलाया, ये पद कहलाया। क्या कहलाया, पद कहलाया। एक तरीका से ये क्या बन गया, पद बन गया। है शब्द ही, लेकिन यूजेस के आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर अलग अलग कर दिया गया। शब्द और पद दोनों एक ही है, लेकिन जब वो अकेला रहता तो उसको शब्द बोलेंगे, लेकिन जब आपका वाक्य के अंदर आ जाएगा तो उसको हम पद बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका को का उच्चारण स्थान क्या है, सॉरी गो का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी कि गो को आप कहाँ से बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास 5 गो इंद्रियाँ है ना। तो मतलब कि 5 तरीका से हम बोलते हैं। कंठ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तालू से बोलते हैं, है ना, हलक से बोलते हैं, और दांत से कुछ लफ्ज निकलता है, मतलब अक्षर निकलता है ना। तो आप बताइए यहाँ पे ये जो गो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका जवाब हम देते हैं, है ना, अब दे रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गो जो आपका कंठ से निकलता है। ठीक है, गो कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, उच्चारण स्थान के बारे में बात हो रहा है ना। तो आप उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और यहाँ पे लिख दिए वर्ग का नाम, वर्ग का नाम। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले नंबर पे आता कंठ, इसको कंठया भी कहा जाता है। ये को से को खो गो घो अंगो, ये 5 गो अक्षर आपका कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। कंठ के बाद आ जाता है आपका तालु, जिसको तालवीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये आता चो, छो, जो, झो, ना। ठीक है, ये आपका क्या कहाँ से निकलता है, ये तालु से निकलता है ना। तालु के बाद अगर हम यहाँ पे करें तो मुंह, है ना। तो मुंह से कौन कौन सा निकलता है, यहाँ पे आपका मुंह से निकलता है तो, थो, दो, ढो, नो। ठीक है, उसके बाद तालु के बाद आ जाता है दांत। दांत से हमारा जो निकलता है, कौन कौन सा वर्ण निकलता है, स्वर निकलता है। तो दांत से आपका हो जाएगा तो, है ना, थो, दो, धो, नो। और उसके बाद जाके लास्ट आपका आ गया होठ। होठ से कौन कौन सा निकलता है, उच्चारण स्थान क्या होता है। होठ का उच्चारण स्थान के अंदर जो आता है आपका आ जाता है पो, फो, बो, भो, मो। ठीक है, तो ये आपको ये उच्चारण स्थान था, जिसका हमने यहाँ पे 5 का बात कर लिया। अब जो अलग से बचा हुआ है उसको उच्चारण स्थान का वो भी हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाके। ठीक है, तो यानी को से लेके अंगों तक आपका जो रहेगा वो कंठ से निकलता है। चो से लेके ना तक भी आपका क्या तालु से निकलता है। टो से लेके ना तक भी आपका मुंह से निकलता है। और तो से लेके ना तक, यानी कि हम बोल सकते हैं को वर्ग के अंदर 5 गो आता है, को खो गो घो अंग, है ना। चो वर्ग यानी चो छो जो झो नो, है ना। तो ये आपका क्या है, उच्चारण स्थान का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि घन का पर्यायवाची शब्द है। तो घन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है।
तो घन का पर्यायवाची क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 में निधन, दूसरा है सार, तीसरा है सहचर, चौथा है आपका मेघ। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा घन यानी मेघ को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर जो भी लफ्ज यहाँ पे शब्द दिया हुआ है उस शब्द को हम क्या करेंगे, उसका 4-5 को हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। जैसे 1 नंबर में यहाँ पे आपका निधन, निधन का पर्यायवाची आता है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु है ना, मरण, मरण ले सकते हैं, स्वर्गवास ले सकते हैं, स्वर्गवास, मौत, कम से कम 5 तो याद तो रहना चाहिए आप लोगों को। निर्वाण। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सार। सार देखिए, ये जो सार कहा जाता है लोह को कहा जाता है, लोह बोले तो लोहा, है ना, है ना, आईएस। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा आपका क्या है, सहचर। सहचर, तो सहचर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा साथी, मित्र, है ना। और उसके बाद हम ले सकते हैं मीत, है ना, सपक्ष, और क्या ले सकते हैं, सखा भी ले सकते हैं ना, दोस्ती, है ना। ये आपका सहचर का पर्यायवाची था। चौथा की बात करें तो मेघ। चलिए मेघ का भी ले लेते हैं। तो मेघ का तो पहले हो गया घन, बादल, है ना, बादल के बाद जलधर, बादल को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ले सकते हैं वारीधर, है ना, पयोधर। ये आपका पर्यायवाची शब्द था। ठीक है, तो हमने 4-5 जो भी डिस्कस कर लिया, इसको भी आप लोग भी मेमोराइज करें। कोई कम से कम आप जो पर्यायवाची शब्द, एक शब्द का कम से कम आप 5 को याद रखें अपने अंदर, तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आहार का विलोम क्या है? तो विलोम का मतलब होता है आपका उल्टा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1 में है अनाहार, 2 में है दुराचार, 3 में निराहार, और 4 में निराधार, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप दीजिए जवाब। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि निराहार। आहार का क्या हो जाएगा, निराहार, है ना, निराहार। ठीक है, आहार का क्या हो जाएगा, निराहार, है ना। और ये जो अनाहार होता है ना, ये किसी का विलोम नहीं होता। दुराचार जो होता है, दुराचार, दुराचार का विलोम क्या हो जाता है, दुराचार का विलोम आपका हो जाएगा आचार, है ना। उसके बाद जो है आहार का तो निराहार हो गया। निराधर का जो होता है आधार होता है, निराधर का क्या हो जाता है, आधार, निराधर का विलोम आधार आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि समीर बहुत अच्छा है, इसमें रेखा चित्र, यानी ये जो रेखा से कहा गया चित्र, है ना, शब्द क्या है? तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा आपका, 1 में विशेषण, 2 में विशेष्य, विशेष्य, 3 में क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 में सभी। चलिए दीजिए आप इसका सही जवाब। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था अच्छा के बारे में। चलिए, अच्छा जो हो जाएगा आपका विशेषण है। क्या है आपका, विशेषण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, है ना, विशेषण हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विशेषण जो होता है ना, जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द, जो शब्द विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, वो आपका विशेषण है।
विशेष्य क्या है? जिसके बारे में विशेषण जिसके बारे में, है ना, मतलब एक तरीका से जिसकी, है ना, जिसकी विशेषता बताए, विशेषता बताए, है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जो होता है विशेषण और क्रिया की विशेषता जो बताए, की विशेषता बताए, विशेषता बताए, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों के अंदर क्या फर्क आ जाता है? देखने में सभी सेम ही लगता है, लेकिन तीनों तीनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर किस तरीका से किया जा सकता है? तो आप यहाँ पे ये याद रखिए एक पॉइंट कि विशेषण जो शब्द विशेषता बताता वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण और क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। नहीं आया समझ में? अब यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ऊपर का ही उतार लेते हैं कि समीर बहुत, है ना, अच्छा लड़का है। थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे विशेषता करने, देखिए जो शब्द विशेषता बताता है, तो विशेषता क्या? अच्छा, अच्छा विशेषता है, अच्छा विशेषता है, ठीक है। अब अच्छा भी है तो कितना अच्छा, विशेषता की विशेषता मतलब बहुत अच्छा, ये आपका बन गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। किसके बारे में बात हुआ, है ना, किसकी विशेषता बताया जा रहा? समीर की विशेषता बताया जा, तो समीर यहाँ पे आपका हो गया विशेष्य, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते क्रिया वाला, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते कि वह धीरे धीरे, धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे देखिए ये चलता है, ये आपका क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। यहाँ पे ये आपका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता के बारे में बात नहीं हुआ था, है ना। किसकी विशेषता? वह धीरे धीरे चलता, अच्छा वह धीरे धीरे चलता है, विशेषता बताया जा रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य, ठीक है। चलिए इस सेशन का क्लास 1 का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है अच्छा, अनेक शब्दों के एक शब्द दिया गया कि जो कहा ना जा सके, है ना, है ना, जो कहा ना जा सके, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के एक शब्द बताए। तो जो कहा ना जा सके क्या होगा? अधोमुख होगा, अपठित होगा, या अपकर्ष होगा, या अकथनीय होगा, क्या होगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, है ना, यानी अकथनीय। यानी जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहा जाता है, जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहा जाता है। अपकर्ष किसको कहा जाता है? तो अपकर्ष जो कहा जाता है कि नीचे की ओर, नीचे की ओर लाना या खींचना, लाना या खींचना। अपकर्ष किसको? कोई चीज को है उसको नीचे की ओर ला रहे या खींच रहे हैं, तो वो उसको हम कहेंगे अपकर्ष। अपकर्षित क्या होता है? तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो पहले, जो पहले पढ़ा ना गया हो, यानी कि जो पहले न पढ़ा गया हो वो आपका उपपठित है ना। अधोमुख क्या होता है? यानी कि नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की, नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर मुख किए हुए, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द लिया गया था कि जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। और जो पढ़ा ना गया हो उसको अपठित कहा जाता है। और जो नीचे की ओर अधोमुख यानी कि जो नीचे की ओर मुख किए हुए हो उसको हम कहेंगे अधोमुख। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर लें। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को, मैंने बार बार हर वीडियो में हल्का सी बता दिया करते हैं कि अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया, समझाया नहीं गया, तो आप कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं उसको इंशाल्लाह करूँगा फिर से और अच्छे तरीक़ा से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा इंग्लिश मॉक टेस्ट का ये जो सेशन चल रहा है ना, ये हिंदी का, इंग्लिश का और उर्दू का अलग अलग चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ कंटेंट को हम हर जगह एक दूसरे को यूज़ भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इस सेशन से क्या आ रहा है मॉक टेस्ट से, कि मेरा को पता भी चल रहा है कि हम कितने पानी में हैं, प्लस इससे कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर होने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप इसको लिखने का भी आदी बनिए। जितनी बार आप इस चीज़ को लिखिएगा उससे वो चीज़ और भी आपके अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।